हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एबीसी एकेडमी। आज हम लोग टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन का जो पेपर 2020 में हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। चलो तो देखते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द प्रेशर ग्रेडियंट हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ। आपसे पूछा गया है जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसका डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी की तरह है। आपके पास ऑप्शन है एनर्जी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड नन ऑफ दिस। तो बात करें आपका यहाँ पे जो ग्रेडियंट होता है, जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट निकालने को बोला हो तो आपने उस फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करना है लेंथ के साथ। ठीक है, लेंथ के साथ आप लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे फर्स्ट आपका जो एनर्जी ग्रेडियंट है, तो एनर्जी ग्रेडियंट हमें बताया यहाँ पे आपके पास आएगा दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय लेंथ। एनर्जी का डायमेंशन आपके पास होता है दैट इज ml2t-2 अपॉन l। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा दैट इज ml1t-2। बात करें यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट की, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें पता है वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m0lt-1। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे डिवाइड होगा l, तो आपके पास यहाँ पे आएगा दैट इज t-1। बात करें यहाँ पे पोटेंशियल की, पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो आपके पास यहाँ पे आएगा दैट इज पोटेंशियल ओवर लेंथ। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे पोटेंशियल हमें पता है दैट इज वर्क डन ओवर चार्ज इनटू लेंथ आएगा। और पूरा जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज जो आपके पास यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला आता है वो आपके पास आएगा ml-t-1a-1। और बात करें यहाँ पे जो लास्ट आपसे पूछा गया है प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट हमें पता है प्रेशर आपके पास होता है, प्रेशर का जो आपके पास फार्मूला होता है दैट इज फोर्स ओवर पर यूनिट एरिया। ठीक है, और फोर्स का डायमेंशन ml-t-2 और एरिया आपके पास L2 दैट इज ml-1t-2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया प्रेशर का, और जब हम लोग इसे L से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा दैट इज m1l-2t-2। तो जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्रेशर का जो डायमेंशन फार्मूला है वो किसी भी प्रेशर ग्रेडियंट का जो डायमेंशन फार्मूला है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले से मैच नहीं कर रहा। तो आपका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दिस। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है टू बॉडीज आर थ्रोन अप विद इनिशियल वेलोसिटी इन द रेशियो ऑफ 2:5। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय देम इज। आपको बोला गया है यहाँ पे आपके पास दो बॉडीज दी गई है, उनकी आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो भी रेशियो में दैट इज 2:5। ये आपके पास गिवन है और आपको बोला हुआ है यहाँ पे आपको यहाँ पे इनकी मैक्सिमम हाइट के रेशियो निकालने हैं। आपके पास ऑप्शन है दैट इज 1:3, 2:7, 3:8 और 4:25। बात करें यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे हमने बॉडी एक मानी, फर्स्ट मानी, जिसकी हाइट आपके पास h1 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और बॉडी 2 की जो आपके पास सेकंड बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 से डिनोट की हमने, और हाइट आपके पास h2 है। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फार्मूला होता है दैट इज v² - u² इज इक्वल टू 2as, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दैट इज हम लोगों ने फर्स्ट बॉडी के लिए यहाँ पे v1² इज इक्वल टू u2 का स्क्वायर प्लस 2as1 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फ्री फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन की जगह पे हमारा यहाँ पे g आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, और डिस्टेंस की जगह पे हम लोग यहाँ पे h यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये इस तरह से भी लिखी जाएगी 2h1g, g कांस्टेंट रहेगा, h आपका वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जब आपके पास वो मैक्सिमम हाइट पे होगी तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी दैट इज 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 0 इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर प्लस 2h1g। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो h1 है वो आपके पास आ जाएगा दैट इज u1 का स्क्वायर ओवर 2g। तो आपके पास ये आ गई इक्वेशन 2। सिमिलरली आपके पास जो सेकंड बॉडी है उसके लिए हम लोग यहाँ पे h2 निकाल लेंगे दैट इज u2 का स्क्वायर ओवर 2g। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। जब हम लोग इनको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो आपके पास यहाँ पे आएगा दैट इज h1 ओवर h2 दैट इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर ओवर 2j इंटू 2j ओवर u2 का स्क्वायर। 2g से 2g कैंसर बिकॉज ये सेम वैल्यू है, तो आपके पास यहाँ पे u1 का स्क्वायर ओवर u2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी इनिशियल वेलोसिटी की वो गिवन है आपके पास दैट इज इतनी है, दैट इज 2/5 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे आएगी दैट इज 4/25। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक और चीज क्लियर हो रही है कि आपके पास फ्री फॉल बॉडी की अगर हाइट की बात की जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्टली बराबर होती है। ठीक है, चलो तो आपके पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी दैट इज ऑप्शन डी।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए बुलेट लॉसेस 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग ए प्लैंक, हाउ मेनी प्लैंक आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। आपको बोला गया एक बुलेट है वो अपनी वेलोसिटी को, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 1/20 है जब वो पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है, उस यानी कि वुडन ब्लॉक के साथ अगर हम लोग माने तो उसके साथ वो पेनिट्रेट कर रही है। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी प्लैंक आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट, कितने प्लैंक्स चाहिए कि बुलेट वहां पे स्टॉप कर जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज 9, 12, 15 और 18, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पे हम लोग देखें तो आपका यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी बुलेट की वो आपके पास u आएगी, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपके पास v आएगी, जो बोला गया है जो उसकी इनिशियल है उसके 1/20 है, यानी कि उससे लॉस हो रही है, 1/20 लॉस हो रही है, तो आपके पास यहाँ पे आएगी दैट इज 19/20 u, ठीक है जी। जब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2as दैट इज आपके पास यहाँ पे फाइनल आ गया 19/20 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे u रह गया, ये आ गया माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसका आपके पास पूरा जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा -39/400 u2 का स्क्वायर 2as, ठीक है जी। आगे यहाँ पे आपका बोला गया है, ये हमने डिस्टेंस और एक्सेलरेशन निकाल लिया फॉर वन प्लैंक। अब हमें यहाँ पे अगर हम लोग मान रहे हैं कि n प्लैंक रिक्वायर्ड है, ठीक है, बुलेट को स्टॉप करने के लिए, तो आपके पास इसका कितना आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2as, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे दैट इज जब आपके पास वो स्टॉप कर जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, दैट इज u स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2as। आगे हम लोगों ने 2as की वैल्यू निकाल ली है, दैट इज u स्क्वायर n इंटू 39/400 u2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे लेके आएंगे इसको, तो आपका यहाँ पे माइनस u स्क्वायर ओवर माइनस 39 u स्क्वायर ओवर 400 दैट इज इक्वल टू n। और जब हम लोग n निकालेंगे दैट इज जब u से u कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 400 ओवर 39। जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 10.26 आएगा, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो राइट आंसर था वो 11 था, बट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दिया गया था, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन आएगा दैट इज 11, ठीक है जी। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सीलिंग ऑफ ए हॉल इज 25 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ए बॉल कैन बी थ्रोन इनसाइड द हॉल। आपको बोला गया आपके पास एक हॉल है, उसकी हाइट 25 मीटर है, आपको बोला है यहाँ पे उसका मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है बॉल का, जब हम लोग उसको हॉल के अंदर थ्रो करेंगे, ठीक है, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। आपके पास ऑप्शन दी गई है 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, ठीक है जी। तो देखें कैसे आपका, तो यहाँ पे जब हम लोग एक बॉल को थ्रोन कर रहे हैं हॉल में तो आपके पास इस तरह से फिगर बनेगी, और ये आपके पास उसकी मैक्सिमम हाइट आएगी, ठीक है, ये वाले, और ये उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या रेंज, ठीक है जी। तो आपके पास जो फार्मूला है यहाँ पे, आपका फार्मूला होता है यहाँ पे दैट इज h इज इक्वल टू r ओवर 4, ठीक है, r मैक्स ओवर 4, यानी कि h मैक्स लिख लेना यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन था, हाइट हमें गिवन थी, दैट इज कितनी हाइट है 25 मीटर, ठीक है जी। तो h मैक्स आपको गिवन है, तो आपके पास r मैक्स कितना आ गया, दैट इज 4 इंटू h मैक्स, दैट इज 4 इंटू 25 दैट इज 100 मीटर। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी 100 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है टू फोर्सेस ऑफ 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट ऑन अपॉन ए बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी हैज ए मैक्सिमम वैल्यू। आपके पास दो फोर्सेस दी गई हैं जो एक्ट कर रही हैं एक बॉडी के ऊपर, आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है उस बॉडी की कितनी होगी, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है दैट इज 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 16 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। तो आप यहाँ पे दैट इज हमें पता है हमारे पास ट्राइंगल ऑफ वेक्टर रिलेशन होता है, दैट इज r इज इक्वल टू अंडरूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 और कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा। तो जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अंडरूट 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 1, आपके पास जो कॉस थीटा है वो मैक्सिमम कब होगा, जब आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है जी। आपके पास यानी कि r मैक्स आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि रिजल्टेंट मैक्सिमम दैट इज 12 का स्क्वायर 144 प्लस 64 प्लस 24 इंटू 8
दैट इज अप्रॉक्सीमेट, जब आपका कैलकुलेट करेंगे तो अंडर 400 आएगा ये, दैट इज 20 न्यूटन। तो आपके पास आर मैक्स कितना आएगा, दैट इज 20 न्यूटन। ठीक है, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन होगी दैट इज ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टू बॉडीज ऑफ मासेस m and 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज। आपको बोला गया आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास हमने m मान लिया और दूसरे का 4m मान लिया। ठीक है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि जो a है आपके पास वो सेम है। ठीक है जी, सेम है। आपको बोला रेशियो निकालनी है इनकी लीनियर मोमेंटम की, आपको रेशियो निकालनी है, ये आपको निकालना है और ये सारा आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखें, दैट इज 1:1, 1:2, 4:1 एंड 1:4। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज p² और p² 2m इज इक्वल टू e। ठीक है, ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे p इज इक्वल टू √2me बनेगा। ठीक है जी, तो अगर मैं फर्स्ट बॉडी के लिए आपके पास यहाँ पे P1 मान रही हूँ लीनियर मोमेंटम और मास आपके पास m है, तो आपके पास यहाँ पे उसका लीनियर मोमेंटम आ गया √2me। सेकेंड बॉडी के लिए जो लीनियर मोमेंटम P2 है दैट इज 2, मास हमारे पास वहां पे कितना है 4m दिया हुआ है, तो यहाँ पे डॉट 4me। ठीक है, 4me। तो आपके पास यहाँ पे जब हम लोग इनकी रेशियो निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2me ओवर 4 यहाँ लिख दिया और e आ गया था, इज इक्वल टू, ये कैंसर, ये भी कैंसर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 1/4 आएगा, दैट इज 1:2। ठीक है, कितना आया, ये 1:P2 इज इक्वल टू 1:2। ठीक है जी, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज 1:2। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, जो फोर्स फिजिकल इंडिपेंडेंस है फोर्स की वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, आपके पास फर्स्ट लॉ ऑप्शन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड नन ऑफ दिस। तो हमें पता है आपका जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि एवरी बॉडी विल कंटिन्यू इट्स मोशन और रिमेन इन स्टेडी स्टेट अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड टू इट। यानी कि कोई भी बॉडी जब रेस्ट में है या मोशन में है तो वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक हम लोग उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज से यानी कि यहाँ से ये चीज क्लियर हो रही है कि एनी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो फिजिकली इंडिपेंडेंट है फोर्स के। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए मोटरसाइक्लिस्ट डबल हिज वेलोसिटी व्हेन ही इज हैविंग ए टर्न, द फोर्स एक्सर्टेड आउटवर्ड विल बी। आपके पास जो राइट ऑप्शन है हाफ, डबल, 4 टाइम्स एंड नन ऑफ दिस। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मोटरसाइक्लिस्ट है वो अपनी वेलोसिटी को डबल कर रहा है जब वो टर्न पे जा रहा है, तो आपको निकालना है कि उसके पास जो बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगी वो कितनी फोर्स होगी। ठीक है, तो आपका जो फार्मूला लगेगा यहाँ पे दैट इज F इज इक्वल टू mv² ओवर r, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे मास के और वेलोसिटी स्क्वायर के और इनवर्सली है रेडियस के। ठीक है, तो इस फार्मूले से ये चीज क्लियर हो रही है और हमें गिवन है कि जो वेलोसिटी है मोटरसाइक्लिस्ट की वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। ठीक है, डबल हो रही है तो जो फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 4। तो यानी कि आपके पास जो राइट ऑप्शन होगी दैट इज 4 टाइम्स। कितना होगा, 4 टाइम्स। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। When kinetic energy of the body is increased by 300%, the momentum of the body is increased by। आपको बोला गया आपके पास एक बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है 300%, आपको निकालना है मोमेंटम, कितना मोमेंटम इंक्रीज हुआ बॉडी का। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 100%, 200%, 300% और 600%। ठीक है, आपका यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम के लिए दैट इज 100 प्लस n ओवर, ये आपका यहाँ पे आएगा -1 इंटू 100। ठीक है, तो जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 100 प्लस 300 n की जगह पे यहाँ पे जो आपका एनर्जी गिवन है वो पुट की जाएगी -1 इंटू 100, तो आपका यहाँ पे आएगा दैट इज 400, दिस वन, ये और ये कैंसर, -1 100। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है, तो आपका यहाँ पे 2 - 1 इंटू 100 और आपका आ जाएगा यहाँ पे 100%। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम आपके पास आएगा 100%। ठीक है, तो ये वाला जो फार्मूला है ये आपके पास एक शॉर्टकट मेथड है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो या फिर आपके पास जो p² ओवर 2me वाला जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा पीछे, इस फार्मूले से भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, 100%।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एन एलिवेटर इज रन बाय द केबल एट कांस्टेंट स्पीड, द टोटल वर्क डन बाय द एलिवेटर इज। आपको बोला गया एक एलिवेटर है, उसमें जो केबल्स हैं वो कांस्टेंट स्पीड से रन कर रही है। आपको पूछा गया यहाँ पे टोटल वर्क डन आपको निकालना है कि किस टाइप का वर्क डन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 0, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है, हमें पता है वर्क डन का जो फार्मूला है दैट इज एफ डी कॉस ऑफ थीटा होगा। ठीक है, एफ डी कॉस ऑफ थीटा है और यहाँ पे जो एफ है वो आपके पास अप्लाइड फोर्स है और डी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। थीटा आपके पास एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है जी, आपके पास यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो 0 होगा, तो आपके पास वर्क डन जो आएगा वो आपके पास एफ डी आएगा, या एक्स बोल सकते हैं, कई जगह पे इसे एक्स लिखा जाता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो रही है, जो आपके पास वर्क डन है वो आपके पास एक पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। ठीक है जी, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, इफ ए चाइल्ड सिट ऑन इट व्हाट इज कंजर्व। आपके पास ऑप्शन है दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी, देन लीनियर एनर्जी, उसके बाद आपका है यहाँ पे दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम। बात करें यहाँ पे तो आपका जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी एंगुलर मोमेंटम। आपका यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज एन इज इक्वल टू आई इंटू बीटा होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। जब when a child sit on a rotating disc no external torque is introduced, जब कोई चाइल्ड आपके पास रोटेटिंग डिस्क के ऊपर बैठता है तो उसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क इंट्रोड्यूस नहीं होता। दैट इम्प्लाइज जो आपके पास एल होगा वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, आपके पास जो एल रहता है वो कंजर्व रहता है, बट यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज करता है एज अ रिजल्ट ऑफ एंगुलर स्पीड। जो आपके पास एंगुलर स्पीड होगी वो आपके पास डिस्क डिक्रीज होगी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एंगुलर स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ पे एल इज इक्वल टू कंजर्व, यानी कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। आपकी जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टू मूव ए बॉडी इन ए सर्कल विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नीडेड। किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए कौन सी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और नन ऑफ दिस। बात करें यहाँ पे आपके पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो होती है टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके पास टुवर्ड द सेंटर होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके पास अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। ठीक है, और बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पॉइंट मासेस। ठीक है, इनमें से आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स दैट मेक्स ए पार्टिकल टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, आपके पास जो राइट ऑप्शन होगी दैट इज ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज द वीकेस्ट। आप में यहाँ पे कौन सी फोर्स वीक मानी गई है। आपके पास ऑप्शन है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर। ठीक है, बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास पॉइंट मासेस में होती है। ठीक है, पॉइंट मासेस में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आपके पास होता है वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के यहाँ आती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके पास यहाँ पे आयंस में जो फोर्स होती है वो आपके पास, या चार्जेस में जो फोर्स होती है वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। ठीक है, स्टैटिक चार्ज के बीच में जो आपके पास होती है। बात करें न्यूक्लियर फोर्स की तो न्यूक्लियर फोर्स आपके पास न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास एक वीकेस्ट फोर्स मानी गई है। आपके पास यहाँ पे बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की तो आपके पास न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। ठीक है, बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की तो आपके पास ये दो पॉइंट मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहाँ पे हमने मतलब दो ऑब्जेक्ट मान ली आपके पास जिनका मास है, एक का m1 दूसरे का m2 और इनके बीच में रेडियस r है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी दैट इज G m1 ओवर r स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पे जो पॉइंट मासेस है, पॉइंट मासेस मतलब आपके पास ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सन और अर्थ का देखें, ठीक है, अर्थ से अगर हम लोग सन को देखेंगे तो एक हमें पॉइंट के समान लगेगा, ठीक है, पॉइंट के ऊपर ही लगेगा। तो इसी वजह से इसी कारण इन्हें हम लोग पॉइंट मासेस कहते हैं, ठीक है। वो होते हैं एक्चुअली में बहुत बड़े बड़े मास के होते हैं, बट दिखाई हमें छोटे छोटे देते हैं, तो इस वजह से इन्हें पॉइंट मासेस कहा गया है, ठीक है। तो आपके पास ये स्पेस में लगने वाली फोर्स है, ठीक है जी। तो आपके पास ये वीकेस्ट मानी गई है। बात करें यहाँ पे कैपिटल जी की, तो कैपिटल जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है जी। आपके पास एज द वैल्यू ऑफ जी इज वेरी स्मॉल, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल अनटिल एंड अनलेस एट लीस्ट वन ऑफ द मास इज वेरी लार्ज, ठीक है। आपके पास इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल मानी गई है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट इट्स, स्टार का कलर क्या इंडिकेट करता है? आपके पास ऑप्शन है दैट इज योर साइज, वेलोसिटी, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ डेज। तो बात करें यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगी आपकी दैट इज योर टेम्परेचर, टेम्परेचर आपके पास राइट ऑप्शन रहेगी। बात करें यहाँ पे टेम्परेचर की, तो स्टार्स कलर इज इंडिकेट इज रिलेटेड टू इट्स सरफेस टेम्परेचर। जो स्टार का कलर होता है वो उसके सरफेस टेम्परेचर से रिलेट करता है, ठीक है। जैसे जैसे सरफेस का टेम्परेचर चेंज होता जाता है, आपके पास वहां पे स्टार का कलर भी चेंज होता जाता है। द शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द स्टार द हॉटर इट इज, ठीक है। आपके पास जो वेवलेंथ ऑफ लाइट की वो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिट करेगा, तो उतना ही आपके पास वो सरफेस क्या होगा, हॉट होगा, ठीक है। ब्लू और ब्लू व्हाइट लाइट विथ शॉर्टर वेवलेंथ इज द हॉटेस्ट, ठीक है जी। ब्लू व्हाइट वेव जो वेव होती है लाइट की, उसकी वेवलेंथ सबसे कम मानी गई है, तो इस वजह से वो हॉटेस्ट होती है, ठीक है जी। कूलर कलर हैव लॉन्गर वेवलेंथ, जो कूल कलर होंगे वो आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ वाले होंगे, जैसे रेड और रेड ब्राउन आपके पास क्या माने गए हैं, कूलर कलर माने गए हैं, ठीक है जी। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए लिफ्ट इज असेंडिंग इन g/3 acceleration, what will be the time period of a simple pendulum suspended from its ceiling if its period is stationary lift is t, ठीक है। आपको बोला गया एक लिफ्ट असेंडिंग ऑर्डर में जानी है जिसका एक्सेलरेशन g/3 है, आपको टाइम पीरियड निकालना है इसका, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दी हुई है t/4, t/2, t एंड √3/2 t, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिखा रहा था। चलो आपके पास यहाँ पे हमें पता है जो टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला होता है टाइम का, दैट इज 2π/L/J। आपके पास यहाँ पे गिवन है जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का, दैट इज g/3। अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करें दैट इज 2π/L/G + g/3, तो आपके पास यहाँ पे आएगा दैट इज 2π/3L/2G, ठीक है जी। और 4G आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है जी। आगे अगर हम लोग यहाँ पे 2π, इसे अगर हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आधा बन जाएगा L/G और √3/2, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे √3/2 और इसे हम लोग t, ये आपके पास सिंपल e था टाइम पीरियड, ठीक है। तो आपके पास कितना टाइम पीरियड आएगा, दैट इज √3/2 × t, ये आपके पास राइट ऑप्शन रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए जार हैज ए मिक्सचर ऑफ H2 एंड ऑक्सीजन गैस in the ratio of 1:5. The ratio of mean kinetic energy of H2 and O2 molecule is, आपके पास ऑप्शन है 1:1, 1:2, 1:4, 1:5। यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज E = 1/2 F। F आपका यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि इनके लिए सेम ही रहेगा, kb/T, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है और आपके पास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये आपके पास ये कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर यार कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपके पास अगर हम लोग डायरेक्ट देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें H2 एंड O2 की, तो आपके पास ये सेम रहेगी। क्यों? बिकॉज आपके पास ये दोनों डायटोमिक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इस वजह से आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इनके लिए सेम रहेगी। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी फॉर H2 और काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑक्सीजन इज 1:1, तो आपके पास यहाँ रहेगा 1:1। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if S is the stress and Y is Young's modulus of material of wire, the the energy stored per unit volume of the wire is, आपको बोला गया यहाँ पे S अगर स्ट्रेस है और Y Young's modulus है मटेरियल ऑफ वायर का, तो आपको बताना है यहाँ पे कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर ये स्टोर करेगा, ठीक है जी। आपके पास ऑप्शन है दैट इज Y/S, Y² / S
वाई ओवर एस स्क्वायर ओवर 2y। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो फार्मूला होता है एनर्जी स्टोरिंग वायर पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इंटू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग यंग्स मॉडुलस अगर हम लोग देखें तो यंग्स मॉडुलस का हमें पता है हमारे पास होता है दैट इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। हाँ, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर ये चीज चलती है, बट हम लोग यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ना माने पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है। तो आपके पास मैं यहाँ पे अगर स्ट्रेन निकालता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे स्ट्रेन निकाल रही हूँ, तो आपके पास यहाँ पे आएगा दैट इज स्ट्रेस ओवर यंग्स मॉडुलस। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है स्ट्रेस को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं और यंग्स मॉडुलस को वाई से लिखा जा रहा है। तो आपके पास जो E आएगा दैट इज E इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस ओवर यंग्स मॉडुलस, दैट इज 1/2 S स्क्वायर ओवर R ओवर Y। तो आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, S स्क्वायर ओवर 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दैट इज फ्रीऑन इज मोस्ट स्टेबल एज ए रेफ्रिजरेंट बिकॉज ऑफ। फ्रीऑन क्यों मोस्ट स्टेबल माना गया है? फर्स्ट है आपके पास स्मॉल स्पेसिफिक हीट, स्मॉल लेटेंट हीट, स्मॉल स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्मॉल रिलेटिव डेंसिटी। तो आपका यहाँ पे फ्रीऑन की बात करें तो फ्रीऑन आपके पास होता है फ्रीऑन क्या लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो सरफेस टेंशन होती है और लो ही विस्कोसिटी होती है, जिसकी वजह से ये हमें एक यूजफुल रेफ्रिजरेंट माना जाता है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज स्मॉल स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्मॉल स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज an irreversible process, an adiabatic process, an isothermal process, none of this। तो बात करें यहाँ पे आपका आएगा an irreversible process। तो irreversible process में देखें the work expended to overcome friction turns irreversible into the heat which is liberated in the course of the friction। ठीक है, जब आपके पास ये वर्क डन होता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ पे भी आएगा irreversible process, this is an irreversible process। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज एरिया ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट, नेचर ऑफ द मेटल एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड। आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी is the measure of which heat transfer ability of the material depend on the temperature। ठीक है, कितना हीट वो ट्रांसफर करेगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। और ये यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है, जो थर्मल कोएफिशिएंट है वो डिपेंड करता है आपके पास टेम्परेचर के ऊपर, एंड इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल सच एज द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे आपके पास कौन सी मेटल है, ठीक है, कौन सी मेटल है आपके पास उसकी है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज नेचर ऑफ द मैटर। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, आपका थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ना ही ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन है दैट इज सी। Thank you for watching this video. If you like it, please share, subscribe our YouTube channel APC Academy. Thank you.